बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 127 मुलाहिज़ा फरमाए। दारा हर कीमत पर वो सोना हासिल करना चाहता था और डायरी के बगैर उसे सोने का सुराग नहीं मिल सकता था। वो यकीनन डायरी की तलाश ही में यहाँ आया था, लेकिन उसे कुछ करने का मौका शायद इसलिए नहीं मिल सका था कि यहाँ उसकी आमद का पता चल गया था और पुलिस सरगर्म हो गई थी। मैंने थाई और जानकी को अपने ख्यालात से आगाह किया तो उन दोनों की आंखें चमक उठी। यकीनन यही बात है, जानकी ने कहा। उसके यहाँ आने का मकसद इसके सिवा और कोई नहीं हो सकता और अब तक उसकी खामोशी भी बिला वजह नहीं होगी। पुलिस को उसकी आमद का पता चल गया था। मैंने कहा उसकी तलाश फौरन ही शुरू हो गई थी। उसके तमाम पुराने अड्डों की निगरानी हो रही है, इसलिए वो कहीं दुबक कर बैठ गया है और उसकी ये खामोशी किसी तूफान का पेश ख़ैमा साबित हो सकती है और ये तूफान अचानक ही उठेगा। यहाँ बैंकॉक वाली सूरत तो नहीं है, जानकी ने कहा। वहाँ तो उनके दर्जनों हवारी मौजूद थे। दारू ने किसी न किसी तरह अपने साथ मिला लेता था, लेकिन यहाँ तुम शायद भूल रही हो कि शुरुआत यहीं से हुई थी। मैंने कहा उसने पाकिस्तान से यहाँ आते ही पंजे गाड़ दिए थे। पैसे के लालच में हर कोई बुराई का हिस्सा बनने को तैयार हो जाता है। उसके कुछ पुराने दोस्त अब भी यहाँ मौजूद हैं। वो दोनों इतने दिनों से यहाँ रोपोश हैं और पुलिस उनका सुराग नहीं लगा सकी। इसका मतलब है कि उन्हें यहाँ आते ही कुछ लोगों की हमदर्दियाँ हासिल हो चुकी हैं जिन्होंने उन्हें पनाह दे रखी है। हो सकता है दारा ने अंदर ही अंदर कुछ हमायती तैयार कर ली हो या ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए कह रहा हूँ कि वो मौका पाकर अचानक ही कुछ करेगा। हो सकता है उसे हमारी आमद का पता चल चुका हो और वो पहले से ज्यादा मोहतात हो जाए। जानकी इस मरतबा खामोशी रही। थाई तो इसी दौरान में खामोशी बैठी रही थी। हम जब से यहाँ आए थे उस वक्त से मेहमानों की आमदोरफ्त लगी हुई थी। गली में रहने वाले लोग भी आते रहे थे और हम लोग डाइनिंग रूम से उठकर किसी और कमरे में नहीं जा सके थे। 2 बजे मास्टर चियांग शू के जाने के बाद भी हम यहीं बैठे रहे थे। 2 बजे इंस्पेक्टर चियांग शू के जाने के बाद भी हम यहीं बैठे रहे थे और इस वक्त 3 बजने वाले थे। जानकी जमाई लेते हुए उठ गई। अब तो नींद आ रही है, लेकिन सोने से पहले मैं तुम्हारा मकान देखना चाहती हूँ। जब से यहाँ आए हैं एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। थाई भी उठ गई। मैं उन्हें घर दिखाने लगा। मुख्तलिफ कमरों से होते हुए मैं उन्हें अपने अम्मी अब्बू वाले बेडरूम में ले आया। यह मकान कई साल बंद रहा था, लेकिन मेरे यहाँ आने से पहले इंस्पेक्टर चियांग शू ने बड़ी मेहनत से सफाई कराई थी। हर चीज़ साफ सुथरी नजर आ रही थी। मैंने ड्रेसिंग टेबल की सबसे ऊपर वाली दराज खोल ली। उसमें स्टेनलेस स्टील का वो खूबसूरत फ्रेम रखा हुआ था जिसमें मेरे मम्मी और डैडी की तस्वीर थी। मैंने वो फ्रेम उठा लिया। मेरा अंदाजा है कि ये फ्रेम साफ करके टेबल पर रखने की बजाय जानबूझकर दराज के अंदर रख दिया गया था ताकि फौरी तौर पर मेरी नजरें उस पर ना पड़ सके। मैं फ्रेम उठाकर तस्वीर देखने लगा। मेरी आंखों में नमी आ गई। थाई ने फ्रेम मेरे हाथ से ले लिया। चंद लम्हे तस्वीर को देखती रही, फिर मेरा कंधा थपथपाने लगी। वो समझ गई थी कि यह तस्वीर किसकी हो सकती है। जानकी ने भी तस्वीर लेकर देखी और फिर फ्रेम ड्रेसिंग टेबल पर सजा दिया। मेरे मुंह से बेइख्तियार हिचकी सी निकल गई। मैं दूसरी दराजें खोलकर देखने लगा। नीचे वाली दराज में मेरी भी एक फ्रेम शुदा तस्वीर मौजूद थी। ये तस्वीर मम्मी डैडी के कत्ल से तकरीबन 2 महीने पहले घर के आंगन में खींची गई थी। डैडी को ये तस्वीर बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इसे इनलार्ज करवाकर फ्रेम में लगवा लिया था। ये तस्वीर किसकी है? जानकी ने पूछा। हालांकि वो समझ गई थी कि ये तस्वीर किसकी हो सकती है। बहुत प्यारा सा लड़का है। कौन है ये? अरे तुमने पहचाना नहीं? जानकी ने कहा। तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है ये लड़का, थाई ने मुस्कुराते हुए कहा। गोया तुम बचपन ही से ऐसे थे, दूसरों को परेशान करने वाले। जानकी भी मुस्कुरा दी। बचपन की नहीं, ये मेरे लड़कपन की तस्वीर है। मम्मी डैडी के इंतकाल से तकरीबन 2 महीने पहले खींची गई थी। उस रोज मेरी 14वीं सालगिरह थी। मुझे एक एक लम्हा और एक एक बात याद है। रात को हम होटल से डिनर करके वापस आ रहे थे। हमारी टैक्सी जैसे ही दरवाजे के सामने रुकी, एक और कार हमारे करीब आ रुकी और दारा और उसके साथियों ने मम्मी डैडी को घेर कर उन पर हमला कर दिया था और मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। मेरी आवाज भर आ गई थी। थाई ने एक बार फिर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और वो मुझे कमरे से बाहर ले आई। लाउंज में रुककर उसने मेरे सामने खड़े होते हुए दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए और मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, तुमने 9 उम्री में अपनी आंखों के सामने जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखी थी। तुमने बड़े जब्त और सब्र से काम लिया। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर चियांग शू जैसे सरप्रस्त मिल गए थे। इन लोगों ने तुम्हें मोहब्बत भी दी और तुम्हारे अंदर जिंदगी का हौसला भी पैदा किया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उससे नावाकिफ तो नहीं हूँ। तुमने बड़ी कठिनाइयाँ बर्दाश्त की हैं। अब तुम जवान हो और अब तुम्हें ज्यादा हौसले की जरूरत है। अभी तुम्हारा मिशन पूरा तो नहीं हुआ। तुमने तो कसम खाई थी कि जब तक अपने माँ बाप के कत्ल का इंतकाम नहीं लोगे तुम्हें चैन नहीं आएगा, और अगर हौसला हार बैठे तो अपने मिशन को कैसे पाए तकमील तक पहुंचाओगे।
मैंने हौसला नहीं हारा थाई, मैंने जवाब दिया। बहुत अरसे बाद यहाँ आया हूँ ना, एक एक चीज मम्मी डैडी की याद दिला रही है। मेरी हिम्मत और मेरा हौसला अब भी कायम है। यहाँ चाचा प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर चियांगजू ने मुझे सहारा दिया था और थाईलैंड में महाराज और तुम दोनों मेरा हौसला बढ़ाती रही। अगर मुझे तुम लोगों से हौसला ना मिलता तो मैं अरसा पहले जिंदगी की बाजी हार चुका होता। 3:30 बज रही हैं। थाई दीवार पर अवेदा घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, मेरा ख्याल है अब सो जाना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है, बाकी बातें हम सुबह कर लेंगे। मैं मम्मी डैडी वाले बेडरूम में सोना चाहता था, लेकिन वो मुझे दूसरे कमरे में ले आई। यही मेरा बेडरूम था, मैं पहले भी यहीं सोया करता था। मुझे इस कमरे में छोड़कर वो दोनों सामने वाले कमरे में चली गई, जो दरअसल गेस्ट हाउस रूम था और उसका एक दरवाजा बरामदे की तरफ भी खुलता था। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जानकी और थाई ने भी अपने कमरे का दरवाजा खुला रहने दिया था। मुझे सामने वाले कमरे से उन दोनों की सरगोशियों में बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो आवाजें बंद हो गई। मेरा ख्याल वो दोनों सो गई थी, लेकिन मैं देर तक जागता रहा और मम्मी डैडी के बारे में सोचता रहा। मुझे आज बड़ी शिद्दत से उनकी याद आ रही थी। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे बार बार मेरी निगाहों के सामने घूम रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली। इस वक्त खुनूदगी सी तारी हो रही थी और फिर यूं लगा जैसे एक एवला कमरे में दाखिल हुआ हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा ममता के नूर से रोशन हो रहा था। वो हेवला मेरे करीब आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। मैं अपने आप को बादलों में उड़ता हुआ महसूस करने लगा। मेरी नजर उस ममता भरे मुस्कुराते हुए चेहरे पर मरकूज थी। नक्श वादे नहीं थी, लेकिन वो मेरी माँ का चेहरा था। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराती हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। खुनूदगी गहरी होती गई और फिर नींद की गहराइयों में डूबता मैं चला गया। आंखों पर चमक पड़ने से मेरी आंख खुल गई। खिड़की से आने वाली धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं चलने में यूं ही बेइसो हरकत पड़ा रहा और फिर एक और बात महसूस करके चौंक गया। मेरा सर तकिए की बजाय किसी की आगोश में था। मैंने हिलना चाहा तो एक नरम और गुदाज हाथ ने हल्का सा दबाव डालकर मुझे हरकत करने से रोक दिया और बड़े होले होले मेरे बालों में उंगलियां चलने लगी। मैंने बड़ी आहिस्ती से अपनी गर्दन को हरकत दी और उसके साथ ही मेरे पूरे जिस्म में सनसनी फैलती चली गई। वो थाई थी जो पलंग की पूंछ से टेक लगाए नीम दराज सो रही थी। मेरा सर उसकी गोद में था। उसका एक हाथ मेरे सीने पर था और दूसरा सर पर। मैंने जब हिलने की कोशिश की थी तो उसने नींद ही में मुझे हिलने से रोक दिया था और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी तो रात को मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। कमरे में आने वाला वो हेवला और ममता के नूर से मुनव्वर वो चेहरा महज तसव्वुर नहीं था। वो थाई थी जो मेरे कमरे में आ गई थी और मेरा सर अपनी गोद में रखकर इस तरह बैठी रही थी। मुझे याद आ गया, बैंकॉक में भी एक मर्तबा वार्ड ट्रीटमेंट के कमरे में थाई इसी तरह मेरा सर अपनी गोद में रखे रात भर बैठी रही थी। मैं चलने में थाई के चेहरे को देखता रहा और फिर बड़ी आहिस्ती से उसका हाथ अपने सीने से हटाकर अपना सर उसकी गोद से हटाने की कोशिश करने लगा। थाई की आंख खुल गई। सो जाओ, अभी रात बाकी है। थाई का अंदाज बड़बड़ाने वाला था और लहजा ख्वाबीदा था। थाई, मैंने कहा। थाई के जिस्म को एक झटका सा लगा। उसने आंखें पूरी तरह खोल दी। वो मेरी आंखों में झांक रही थी। उसके चेहरे पर वही नूर था जो मैंने चश्मे तसव्वुर से देखा था। थाई, मैं होले से बोला, तुम यहाँ कब आई और कब से इस तरह बैठी हुई हो? तुम शायद नींद में अपनी मम्मी को पुकार रहे थे। थाई ने भी होले से जवाब दिया। तुम्हारी आवाज सुनकर मैं यहाँ आ गई। तुम नींद में बेचैन थे और बार बार मम्मी को पुकार रहे थे। मैंने तुम्हारा सर अपनी गोद में रख लिया और तुम पुरसुकून होते चले गए और फिर मैंने यहाँ से उठना मुनासिब नहीं समझा। थाई, तुम? मैं उससे आगे कुछ ना कह सका। थाई ने झुककर मेरी पेशानी पर बोसा दिया और मैं उठकर थाई से लिपट गया। थाई ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उसके सीने से लगकर मुझे बड़ा सुकून मिला। थाई मेरी पेशानी पर बोसे देते हुए मेरी पीठ सहला रही थी। मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। मैं एक अजीब सुरूर की कैफियत में डूबता चला गया। मेरी आंखें एक बार फिर बंद होने लगी। मैं थाई की आगोश में फिर सो गया था और जब दोबारा आंख खुली तो मेरा सर थाई की गोद में नहीं तकिए पर था। अलबत्ता थाई पलंग की पट्टी पर बैठी मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। उठने का इरादा नहीं है क्या? वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। आज तो वाकई उठने को दिल नहीं चाह रहा, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतनी आसूदगी और इतना सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। आज वाकई उठने को दिल नहीं चाहता। इंस्पेक्टर चियांगजू 2 मरतबा फोन पर तुम्हें पूछ चुका है और गली के कुछ लोग भी बार बार आ रहे हैं, थाई ने कहा। फिर तो उठना ही पड़ेगा, मैंने कहते हुए दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। अरे 2 बजने वाले हैं। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। बाथरूम से फारिग होकर निकला तो थाई कमरे में नहीं थी। किचन की तरफ से बर्तनों की आवाजें सुनाई दे रही थी और इश्तियाअंगेज खुशबू मेरे नथनों से टकरा रही थी। यकजक मुझे भूख का एहसास होने लगा। गुज़िश्ता रात भी हमने बराए नाम ही खाना खाया था। मुझे अचानक ये ख्याल आ गया कि जानकी और थाई भी भूखी बैठी होंगी, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी। लेकिन इस बात पर भी हैरत थी कि जानकी ने शोर क्यों नहीं मचाया था, उसकी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दे रही थी।
उसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और वो हंगामा खड़ा कर दिया करती थी। मैंने अपने कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में झांका। जानकी वहां नहीं थी। मेरा ख्याल था कि वो भी थाई के साथ किचन में होगी, लेकिन वो किचन में भी नहीं थी। जानकी कहाँ है? मैंने किचन के दरवाजे पर रुककर थाई से पूछा। सामने वाले मकान में कोई इंडियन फैमिली रहती है, कोई मिस रंजना पाटिल है, वो यहाँ आई थी। जानकी उसके साथ चली गई है, थाई ने बताया। मिस रंजना पाटिल? मैं सोचने वाले अंदाज में बोला, इस नाम की तो कोई औरत इस गली में नहीं रहती। सामने वाले मकान में तो एक पारसी फैमिली रहती है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम अपने बचपन की बात कर रहे हो, थाई ने कहा। तुम कई साल बाहर रही हो, इसी दौरान में यहाँ बहुत सी तब्दीलियां आ गई होंगी। मिस रंजना बता रही थी कि उन्होंने ये मकान 2 साल पहले खरीदा था। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। हाँ, वाकई बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी होंगी, लेकिन तुम ये पतीली में क्या पका रही हो? खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। मेरे ख्याल घर में तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। घर में बर्तन तो थे, थाई ने जवाब दिया। तुम्हें याद है इंस्पेक्टर चियांगशू रात को कुछ रकम दे गया था। जानकी सुबह मार्केट से कुछ चीजें ले आई थी। मैंने स्टोव के लिए कहा था, सब कुछ तैयार हो चुका है, सिर्फ तुम्हारा इंतजार था। मैं जानकी को बुलाता हूँ, तुम खाना निकालो, बड़े जोर की भूख लग रही है, मैंने कहा। बाहर आकर गली में मैंने इधर उधर देखा। मुझे सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि सामने वाले मकान का दरवाजा खुला और जानकी नमूदार हुई। उसके पीछे एक और अधेड़ उम्र औरत भी थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, माथे पर बिंदिया भी नजर आ रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वही मिस रंजना पाटिल थी। जानकी तेज कदम उठाती हुई मेरी तरफ आ गई। तुम्हारी दोस्ती शुरू हो गई, मैंने कहा। मौका मिला है तो इससे फायदा उठाना चाहिए ना, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जल्दी से अंदर चलो, मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है। क्यों, मिस रंजना ने कुछ खिलाया नहीं? मैंने दरवाजे में दाखिल होते हुए कहा। वो बेचारी तो खाने को बहुत कह रही थी, मगर मैंने ही मना कर दिया। फिर उसने काफी बना ली। खाली पेट ब्लैक कॉफी पीकर आंतें सुलग उठी हैं, जानकी ने कहा। हम दोनों अंदर आ गए। थाई उस वक्त मेज पर खाना लगा रही थी। जानकी ने कुर्सी पर बैठते ही हाथ मारना शुरू कर दिए। मैं खाना खत्म करके कुर्सी से उठा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। वो इंस्पेक्टर चियांगशू की कॉल थी। उसे यूं ही खैरियत दरियाफ्त करने के लिए फोन किया था। कई मिनट तक फोन पर गपशप होती रही। आज शाम की चाय तुम लोग मेरे साथ पियोगे, उसने आखिर में कहा। शाम 5 बजे यार्ड रेजेंसी के होगो रेस्टोरेंट में आ जाओ, वहीं बैठकर गपशप होगी। ठीक है, हम वहीं पहुंच जाएंगे, मैंने जवाब दिया। और चंद जुमलों के तबादले के बाद मैंने रिसीवर रख दिया। मैंने जानकी और थाई को बता दिया कि शाम की चाय इंस्पेक्टर चियांगशू के साथ पी जाएगी। वो दोनों उठकर बर्तन समेटने लगी। उसके बाद हम लाउंज ही में बैठे बातें करने लगे। मुझ पर इसमें मामूल खाने के बाद गुनूदगी तारी होने लगी। नींद के झोंके आ रहे थे और फिर कार बैल की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। जानकी मुझसे पहले उठकर बाहर चली गई। चंद मिनट बाद वापस आई तो उसके साथ 2 औरतें और एक आदमी था। उसके सर पर मखसूस अंदाज में बंधी हुई पगड़ी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो सिख है। वो जगजीत सिंह अरोड़ा था। अधेड़ उम्र औरत उसकी बीवी अमृता कौर और जवान लड़की उसकी बेटी निरंजन कौर थी। जगजीत सिंह की शक्ल और सूरत तो वाजबी सी थी, अलबत्ता दोनों माँ बेटियां खासी हसीन थी। मैंने उठकर जगजीत सिंह से हाथ मिलाया, दोनों खवातीन को सलाम किया और उनके बैठने के बाद खुद भी अपनी जगह पर बैठ गया। बातों की इब्तदा ही में मुझे पता चल गया कि जगजीत सिंह चाचा प्रताप सिंह का चचाजाद भाई था। वो काफी अरसा पहले काम की तलाश में सिंगापुर आया था। कुछ अरसा प्रताप सिंह के पास भी रहा, मगर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो हिंदुस्तान वापस चला गया। बैंकॉक में चाचा प्रताप सिंह की हलाकत के बाद सिंगापुर में उसकी जायदाद की विरासत का मसला खड़ा हुआ तो जगजीत सिंह ही उसका ऐसा करीबी रिश्तेदार था जिसे उसका जायज वारिस करार दिया जा सकता था। सिंगापुर में सिखों की तंजीम खालसा जित्था और इंस्पेक्टर चियांगशू के ताउन से जगजीत सिंह को हिंदुस्तान से सिंगापुर बुला लिया गया और प्रताप सिंह की सारी जायदाद और कारोबार कानूनी तौर पर उसके हवाले कर दिया गया। इन्हीं लोगों की कोशिशों से उसे यहाँ की शहरियत भी मिल गई और उसने अपनी बीवी और बेटी को भी यहाँ बुला लिया। इनकी रिहाइश पड़ोस वाले चाचा प्रताप सिंह के मकान ही में थी। इन लोगों के मुखलस और हमदर्द होने में कोई शुबा नहीं था। जानकी ने चाय बना ली और चाय के साथ देर तक बातों का सिलसिला भी चलता रहा। दोनों मियाँ बीवी बार बार मुझसे हमदर्दी का इजहार करते हुए कह रहे थे क्या मुझे परेशानी की कोई जरूरत नहीं। 4 बजे जब वो जाने लगे तो उन्होंने हमें रात के खाने पर भी मदऊ कर लिया। हमारे इनकार के बावजूद वो अपनी जिद पर कायम रहे कि हम रात का खाना उन्हीं के घर पर खाएंगे। 4:45 बजे के करीब हम भी तैयार होकर घर से निकल खड़े हुए। जानकी ने साड़ी पहनी थी जो उस पर खूब जच रही थी, जबकि थाई ने पैंट और ओपन शर्ट पहनी थी। मैंने जीन्स और टी शर्ट को तरजीह दी। गली से निकलकर हम मेन रोड पर आ गए। वहां से तकरीबन 200 गज आगे रेड क्रॉस हाउस वाले चौराहे के करीब टैक्सी स्टैंड से हमें टैक्सी मिल गई। मैं अगली सीट पर बैठ गए और जानकी और थाई पिछली सीट पर बैठ गई। टैक्सी मेंसी रोड से होती हुई दूसरे चौराहे पर आर्चर्ड रोड पर मुड़ गई
आर्चर रोड पर इस वक्त ट्रैफिक का इल्जाम था, जिस वजह से टैक्सी की रफ्तार भी कम रही और बिलाखिर तवील फासला तय करने के बाद टैक्सी स्कॉट्स रोड पर मुड़ गई। उस तरफ भी ट्रैफिक का सैलाब बह रहा था। उस सड़क पर भी बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर और लातादाद 5 स्टार होटल के अलावा बड़ी बड़ी बैनुल अक़वामी तिजारती कंपनियों के दफातर थे। टैक्सी हयात रीजेंसी होटल के गेट में दाखिल होकर आलीशान पोर्च में रुक गई। पोर्च में खड़े हुए एक बावर्दी मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर टैक्सी का पहले अगला दरवाजा खोला और फिर पिछला दरवाजा भी खोल दिया। मेरी जेब में तो पैसे नहीं थे। थाई ने नीचे उतरकर किराया देने के लिए पर्स खोला तो कोई चीज पर्स से निकलकर छन्नाके की आवाज पैदा करती हुई नीचे गिर गई और उस चीज को देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका था। वो फल काटने वाली छुरी थी। मैंने झुककर छुरी उठाते हुए टैक्सी के करीब खड़े हुए मुलाजिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी उलझन सी तैर गई और थाई की हालत तो ऐसी थी जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। ये क्या? मैंने थाई से थाई जबान में पूछा। होटल का वो मुलाजिम इंडियन या पाकिस्तानी था। वो अंग्रेजी या चीनी जबान तो समझ सकता था, लेकिन मुझे यकीन था कि थाई जबान नहीं समझता होगा, इसलिए मैंने थाई जबान में बात की थी। हमारे लिए सिंगापुर में भी खतरा तो बहरहाल है ना, थाई ने जवाब दिया। कोई और हथियार नहीं था तो इसलिए मैंने छुरी अपने पर्स में रख ली थी, ताकि अगर दारा या चीफ आंग का आमना सामना हो जाए तो मेरे मुंह से बेइख्तियार क्या निकल गया। जानकी भी हंस पड़ी। थाई वाकई बहुत मासूम थी। उसका ख्याल था कि शायद दारा या चीफ आंग खाली हाथ हमारे सामने आकर हमें ललकारेंगे। थाई के चेहरे पर शर्मिंदगी सी थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा करके $1 का नोट होटल के मुलाजिम के हाथ पर भी रख दिया और मुझसे छुरी लेकर पर्स में रख दी। होटल के दरवाजे से लॉबी में दाखिल होते हुए मैं संजीदगी से थाई के बारे में सोच रहा था। मुझे अपने रवैये पर अफसोस था। फल काटने वाली छुरी पर्स में रखकर थाई ने किसी हमाकत का सबूत नहीं दिया था। ये उसकी अक्लमंदी थी। उसने एहतियात का दामन तो नहीं छोड़ा था। जरूरत के वक्त ये मामूली सी छुरी भी खतरनाक हथियार साबित हो सकती थी। होटल का ओगो रेस्टोरेंट बहुत शानदार था। साइड की एक मेज पर बैठे हुए इंस्पेक्टर चियांग शू हमारा मुंतजिर था। उसने हमें दूर से देखकर हाथ हिला दिया और हम मेजों के दरमियान चकराते हुए उसकी मेज पर आ गए। इंस्पेक्टर सादा लिबास में था, ग्रे इवनिंग सूट में। उसकी शख्सियत बहुत शानदार लग रही थी। उसने उठकर हमारा इस्तकबाल किया। तुम लोग पूरे 15 मिनट लेट हो, उसने घड़ी देखते हुए कहा। सॉरी अंकल, मैंने कहा। पड़ोस से जगजीत सिंह अंकल अपनी फैमिली के साथ आ गए थे। उनके जाने के बाद तैयार होकर निकले तो टैक्सी के लिए दूर तक पैदल चलना पड़ा और फिर सड़कों पर ट्रैफिक का हुजूम। इस तरह हमें देर हो गई। मैं इनकी तरफ से भी माजरत चाहता हूँ, मैंने थाई और जानकी की तरफ इशारा करते हुए कहा। पहला मौका है इसलिए माफ किया। चियांग शू मुस्कुराया। वैसे जगजीत सिंह अरोड़ा बड़ा दिलचस्प आदमी है। उसने तुम्हें बताया होगा कि वो कौन है और उस मकान में कैसे रह रहा है। जी हाँ, उससे खासी तफसीली बातें हुई हैं, मैंने जवाब दिया। उसकी बीवी अमृता कौर भी बड़ी हमदर्द खातून है। उनकी वजह से तुम लोगों को बड़ी सहूलत हो जाएगी। वो थाई और जानकी को यहाँ अजनबियत महसूस नहीं होने देंगे। इसका अंदाजा हमें हो गया है, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। इंस्पेक्टर चियांगशू ने वेटर्स को बुलाकर चाय के लिए कह दिया। चंद मिनट बाद ही मेज, चाय और दीगर लवाजमात से सज गई। इससे अंदाजा हुआ कि चियांगशू ने हमारे आने से पहले ही लंबा चौड़ा ऑर्डर दे रखा था। चाय नोशी के दौरान में सूरत पर तबादला ख्याल भी होता रहा। मेरा तो आज यहाँ पहला दिन था, यानी आज पहली मर्तबा ही घर से बाहर निकला था। कुछ अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या है। अलबत्ता सुबह जानकी मार्केट से सौदा लेने गई थी तो अखबार भी साथ ले आई थी। अखबार में मेरे बारे में भी लिखा हुआ था कि मैं किस तरह अपने माँ बाप के कत्ल के बाद अपनी जान बचाने के लिए भाग गया था और अब कई साल बाद वापस आया हूँ। दारुल चीफा के बारे में भी ये खबर थी कि पुलिस बड़ी सरगर्मी से उन कातलों को तलाश कर रही है। तकरीबन 1 घंटा हम वहां बैठे। इंस्पेक्टर ने बिल अदा कर दिया और हम बाहर आ गए। पार्किंग में चियांगशू की कार खड़ी थी। बहुत पुराने मॉडल की फियाट कार थी। आपकी जीप कहाँ है, मैंने पूछा। वो सरकारी जीप है, उसे मैं सिर्फ सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इंस्पेक्टर चियांगशू ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। ड्यूटी के बाद अपने प्राइवेट कामों के लिए मैं अपनी कार ही इस्तेमाल करता हूँ। बैठो तुम लोग। मैं आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गया, जबकि थाई और जानकी पिछली सीट पर बैठ गई। कार होटल की पार्किंग से निकलकर स्कॉट्स रोड पर आ गई और वहां से आर्चर रोड की तरफ मुड़ गए। इस वक्त शाम हो चुकी थी। पूरा इलाका रंग बिरंगी रोशनियों से बकाए नूर था। ट्रैफिक कुछ और बढ़ गया। ट्रैफिक की रफ्तार अगरचे कम थी मगर रुकावट कहीं भी नहीं थी। एक सिस्टम के तहत रवानी किसी खलल के बगैर जारी थी। कार जब आर्चर रोड से कलीमैंसी एवेन्यू की तरफ मुड़ी तो मैं यही समझा कि इंस्पेक्टर चियांगशू हमें घर छोड़ने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन कार रेड क्रॉस बिल्डिंग वाले चौराहे से 4 कैनिंग रोड पर मुड़ने की बजाय सीधी निकल गई। तो मैंने गर्दन घुमाकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा। इंस्पेक्टर कुछ कहने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। थाई और जानकी बड़ी दिलचस्प नजरों से बाहर देख रही थी। मैं भी सीधा होकर बैठ गया।
कार रिवर वैली रोड पर मुड़ गई। आगे बहुत बड़ा चौराहा था जहां से कार न्यू ब्रिज रोड की तरफ घूम गई। अब मैं समझ गया कि इंस्पेक्टर चियांग शू हमें चाइना टाउन की तरफ ले जा रहा था। कार रिवर वॉक गैलरिया और चाइना टाउन पॉइंट शॉपिंग सेंटर के सामने से होती हुई रिवर ब्रिज रोड पर दौड़ती रही। यहाँ वाकई बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थी। कई साल पहले जब मैं अबू के साथ दुकान पर आया करता था तो चाइना टाउन कुछ और हुआ करता था। तंग सा बाजार जहाँ चलने को रास्ता तक नहीं मिलता था, अंधेरी गलियां और एक दूसरे से बगलगीर होती हुई पुरानी इमारतें। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। ना अंधेरी गलियां थी और ना पुरानी इमारतें। लगता था जैसे यहाँ एक नया शहर आबाद हो गया हो। खूबसूरत आलीशान कई मंजिला बिल्डिंगें, कुशादा सड़कें और रोशनियां ऐसी कि रात को भी दिन का गुमा गुजरता था। कार न्यू ब्रिज सेंटर के साथ स्मिथ स्ट्रीट पर मुड़ गई। उसके साथ ही चाइना टाउन कम्प्लेक्स बिल्डिंग थी। मुझे ये सब कुछ देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। इस जगह बहुत तंग सी गलियां और बाजार हुआ करते थे, मगर अब कई मंजिला शानदार शॉपिंग सेंटर्स थे जो रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहे थे और ग्राहकों की खूब भरमार थी। मुझे याद आया कि मेरे अब्बू की दुकान इसी इलाके ही में थी। सागवा स्ट्रीट पर वाकई एक पुरानी सी इमारत में हुआ करती थी और जब कार सागवा स्ट्रीट पर घूमी तो मैं चौंके बगैर ना रह सका। मैं समझ गया कि इंस्पेक्टर चियांग शू ये इलाका दिखाने के लिए मुझे इस तरफ लाया था। मगर सागवा स्ट्रीट भी बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। कोई पुरानी इमारत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कई मंजिला जदीद इमारतें थी जिनके ग्राउंड लेवल पर शानदार दुकानें और ऊपर तिजारती कंपनियों के दफातर या रिहायशी फ्लैट थे। मैं एक बार फिर पीछे की तरफ घूम गया और जानकी और थाई को बताने लगा कि इस स्ट्रीट पर कहीं मेरे वालिद का जनरल स्टोर हुआ करता था, लेकिन अब वो तो कदीम बिल्डिंग भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कार एक साइड स्ट्रीट पर मुड़कर रुक गई। इंस्पेक्टर चियांग शू ने इंजन बंद कर दिया। यहाँ आपने कार क्यों रोक ली अंकल, कोई खास बात? मैंने सवालिया निगाहों से इंस्पेक्टर चियांग शू की तरफ देखा। तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास जो अब तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर चियांग शू ने अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा। हम भी नीचे उतर आए। गली से निकलकर सड़क पर आए तो सामने एक दुकान पर आबद अली एंड सन का बोर्ड देखकर मैं उछल पड़ा। वो कई मंजिला जदीद तर्ज तामीर की हामिल इमारत थी और उसके ग्राउंड लेवल पर 3 बड़े जनरल स्टोर थे और वो बोर्ड दरमियान वाले स्टोर पर था। एक लम्हे को तो मैं सन्नाटे में रह गया। अबू के इंतकाल के बाद मैं अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरा था और फिर चाचा प्रताप सिंह मुझे थाईलैंड ले गया था। घर की याद तो मुझे अक्सर सताती रही थी, लेकिन दुकान का ख्याल कभी मेरे जहन में नहीं आया था। मेरा ख्याल था कि दुकान उन्हीं दिनों खत्म हो गई होगी और वहाँ किसी और का कब्जा होगा। मगर अब अपने अब्बू के नाम का बोर्ड देखकर मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। बाजार में खासा हुजूम था। बकौल शख्स से खोए से खोआ चल रहा था। यहाँ हर मुल्क और हर कौम के लोग नजर आ रहे थे। हम सड़क पार करके स्टोर में दाखिल हो गए। मैं दुकान को देखकर हैरान हो गया। ऊपर से नीचे तक हर किस्म का माल भरा हुआ था। दूसरी दुकानों की तरह यहाँ भी ग्राहकों का रश था और 4 सेल्समैन उनसे निमट रहे थे। दुकान के पीछे एक दरवाजे पर ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ था। इंस्पेक्टर चियांग शू का रुख उसी तरफ था। तमाम सेल्समैनों ने उसे देखकर सलाम किया था। बूटा सिंह कहाँ है? इंस्पेक्टर ने एक सेल्समैन से दरियाफ्त किया। सेल्समैन ने ऑफिस वाले दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। उसी वक्त ऑफिस का शीशे वाला दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। वो सिख था। सर पर पगड़ी उसके धर्म की निशानदेही कर रही थी। मैं उस वक्त जानकी और थाई को बता रहा था कि ये मेरे वालिद की दुकान थी। बोर्ड तो अब भी उन्हीं के नाम का लगा हुआ है, लेकिन सूरत क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। दफ्तर से बरामद होने वाला शख्स बूटा सिंह था। उसने पहले इंस्पेक्टर चियांग शू से हाथ मिलाया, फिर मुझसे। बूटा सिंह चियांग शू बोला, ये वैदान है, आबद अली का बेटा, कल ही थाईलैंड से आया है। मैंने सोचा आज इसकी अमानत वापस कर दूं। बूटा सिंह चलने में मेरी तरफ देखता रहा, फिर खुश की ताई कहते हुए मुझे गले से लगा लिया। उसके अंदाज में बड़ी गर्मजोशी थी। आओ आओ अंदर आओ जी, बाहर क्यों खलोते हो? उसने कहा। हम सब अंदर आ गए। दफ्तर अगरचे काफी कुशादा था। उसमें एक तरफ लातादाद कार्टन नीचे ऊपर रखे हुए थे। ऑफिस टेबल ज्यादा बड़ी नहीं थी और चीजों के अलावा 2 टेलीफोन सेट भी रखे हुए थे। पिछली दीवार में भी एक दरवाजा था जिस पर स्टोर की तख्ती लगी हुई थी। साइड टेबल पर कंप्यूटर भी रखा हुआ था। मैं मेज के सामने कुर्सी पर बैठने लगा तो बूटा सिंह ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इत्थे नहीं, तुसी ओथे बैठो पुत्र जी। उसने मेज के पीछे अपनी कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुसी खैर नाल वापस आ गए हो, तुम्हारी जगह वो है। चाचा जी मैं यहीं ठीक हूँ, आप वहां बैठ जाइए। मैंने बड़ी आहिस्तगी से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। बूटा सिंह ने चियांग शू की तरफ देखा और फिर अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसके साथ उसने घंटी बजाकर एक लड़के को बुला लिया और कुछ ठंडा वगैरह लाने को कहा।
चंद मिनट बाद ही लीमू का मशरूब आ गया। ठंडे मशरूब की चुस्कियां लेते हुए बातों का सिलसिला भी जारी रहा और फिर ये इंकशाफ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज साबित हुआ कि मेरी अदम मौजूदगी में इंस्पेक्टर चियांगशू ने न सिर्फ मेरे मकान का ख्याल रखा था बल्कि मेरे वालिद का कारोबार भी संभाल लिया था। बूटा सिंह उसका बहुत पुराना जानने वाला था जिसे उसने दुकान का मैनेजर बना दिया था। बूटा सिंह बहुत ज़हीन और कारोबारी ज़हनियत का मालिक था। उसने जदीद खुदूद पर कारोबार को अज़र नो मुनज़्ज़म किया। मेरे जाने के 1 साल बाद पुरानी बिल्डिंग गिराकर ये नई बिल्डिंग तामीर की गई थी। ग्राउंड लेवल पर पहले 5 दुकानें हुआ करती थी लेकिन अब सिर्फ 3 थी। बूटा सिंह ने 2 और दुकानों की जगह खरीद कर उस दुकान में शामिल कर ली थी। इस तरह ये दुकान दूसरी दुकानों से ज्यादा बड़ी और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि इंस्पेक्टर चियांगशू और बूटा सिंह ने मेरे बाप के नाम को यहाँ जिंदा रखा था। तुमने वापस आकर बहुत चंगा कीता है पुत्र, बूटा सिंह कह रहा था। ये सब कुछ तुम्हारी अमानत है। कई वरियों का सारा हिसाब किताब इस कंप्यूटर और इन्हीं खातों में महफूज है। अब तुम संभालो इसको। वो चंद मुकु खामोश हुआ, फिर बोला, तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए ना कि भाई चियांगशू ने सब कुछ संभाल लिया था। ये ना होते तो यहाँ तुम्हारा सब कुछ खत्म हो चुका होता। प्रताप सिंह की जायदाद और बिजनेस को भी इसने बिखरने से बचाया है। अब तुम ऐसा करो कि कल सुबह से यहाँ बैठना शुरू कर दो। मैं 2-4 दिन में सारा हिसाब किताब तुम्हें समझा दूंगा। नहीं चाचा, मैंने कहा, अभी मैं इस बखेड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे कारोबार की समझ भी नहीं है। ये सब कुछ आप ही संभाले रखिए। मेरा मिशन अभी, मैंने जानबूझकर बात पूरी नहीं की। ठीक है पुत्र, बूटा सिंह ने कहा, थोड़े दिन आराम कर लो, सैर सपाटा करो और फिर रिलैक्स होकर बैठ जाओ अपने बापू की गद्दी पर। इस मर्तबा मैं खामोशी रहा। इंस्पेक्टर चियांगशू ने मौका पाकर बात शुरू कर दी। वो भी मुझे समझाने की कोशिश करता रहा कि अब मुझे अपने मादी को भुलाकर पुरसुकून जिंदगी शुरू कर देनी चाहिए। अपने माँ बाप के साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेने के लिए तुमसे जो कुछ हो सकता है वो तुमने कर लिया, चियांगशू कह रहा था। तुम्हें याद है जब तुम अपनी जान के खौफ से भागे फिर रहे थे? अब वक्त बदल गया है। तुम्हारे दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए तुमसे छुपते फिर रहे हैं और मैं नहीं जानता वो लोग दोबारा यहाँ क्यों आए हैं। हालांकि वो यहाँ की पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब है। हो सकता है वो पुलिस से खौफजदा हो, लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम भी यहाँ पहुंच गए हो तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तुमसे जो कुछ हो सका तुमने किया, अब अपना फैसला खुदा पर छोड़ दो। दारा यहाँ क्यों है अंकल? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने जवाब दिया। हो सकता है वो इस मर्तबा भी पुलिस के हाथ ना आए, लेकिन मैंने बहरहाल तय कर रखा है कि उन दोनों को अपने हाथों से कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। तुम ये बात एक पुलिस ऑफिसर के सामने कह रहे हो? चियांगशू ने कहा।